Which of the following diagrams indicates the best relation amongst petals, bouquet and flowers? As you can see here. Hello viewers, what's up? Hope you all are doing very well. Welcome to Dhriti Sang Sikho channel. As you know, this is the part 2 of Venn diagram. Yes, we were doing Venn diagram of logical reasoning. Very highly useful for all school students participating in various kind of olympiads and other competitions also as well. You know that. And this is your own channel, Dhriti Sang Sikho. This is the part 2. We already done many questions of part 1 and we know what is the mean of Venn diagram in our part 1. Okay guys, so after doing many examples and some questions of Venn diagram, we are here with other questions of Venn diagram. As you can see here, what is that question? Let's read it now. Okay, which of the following diagrams indicate the best relation amongst petals, bouquet and flowers? What did you understand after looking these? जैसे कि मैंने अपने पहले वीडियोस में भी, फर्स्ट वीडियो में भी बताया आपको, वेन डायग्राम में आपको सर्कल्स मोस्टली दिखेंगे। ऑफ कोर्स हमने जब मीन इसका किया था तो उसमें था कि अदर जो ज्योमेट्रिकल शेप्स होंगी वो भी हमें नज़र आएंगी, बट बेस से थोड़ा अप आते ही तब आएगा हमें ये सब कुछ नज़र। ओके ना? अच्छा, पता है इसमें करना क्या है? पहले देखो कि हमें कौन किसी का पार्ट है क्या, मतलब ये आपस में क्या बिलोंग, इनका आपस में क्या रिलेशन है, क्या कॉमन है इनके बीच में। सबसे पहले कॉमन, व्हाट इज़ द कॉमन बिटवीन दीज थ्री थिंग्स, क्योंकि ये थ्री है ना, इन थ्री में आपस में क्या कॉमन है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, देखना होगा कि पेटल्स क्या होते हैं। जैसे अब हमारा कोई फ्लावर्स होता है, जैसे अब मैंने ये फ्लावर टूटा फुट्टा सा ड्रॉ किया, ठीक है, पूरा ही कर देती हूँ। तो दीज आर द पेटल्स। यस, तो मीन्स ये क्या है, पार्ट ऑफ फ्लावर का एक पार्ट है पेटल्स। फ्लावर्स की जितने फ्लावर्स होंगे उतने पेटल्स होंगे। और फ्लावर्स क्या हैं, जब बहुत सारे फ्लावर्स, मीन्स अगर मैं इसमें अब ये दूसरे फ्लावर्स भी डाल दूँ, ठीक है, लाइक दैट, वैसे इसमें कुछ भी, मीन्स जब ढेर सारे फ्लावर्स एक साथ कंबाइन किए जाते तो बुके, तो यू ऑल नो दैट, आई थिंक बुके क्या होता है, बंच ऑफ फ्लावर्स होता है ऑफ कोर्स। जब कलेक्टिवली इनको ढेर सारे फ्लावर्स को एक साथ लिया जाता है तो दीज आर कॉल्ड ऑफ कोर्स बुकेज। येस, आई थिंक यू ऑल नो दैट, अदरवाइज वैसे ही सबको पता होना चाहिए कि बुके क्या होता है। कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, बस बंच ऑफ फ्लावर्स आप ध्यान रख लो कि बंच ऑफ फ्लावर्स होते हैं। ठीक है, तो बुके भी हमें पता चल गया, बट पार्ट ऑफ फ्लावर्स आर द पार्ट ऑफ बुके। तो मीन्स बुके क्या होता है, बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं। जैसे मान लो हम इसको बुके कर दें, इसको बुके कह सकते हैं, बट बुके क्या होते हैं, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि बुके में बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं, उसके बाद उनके फ्लावर्स के पेटल्स होते हैं। ठीक है, ये भी होने के चांसेस ना के बराबर है, क्योंकि दोनों इक्वल नहीं होते हैं। अगर मैं इसको भी बुके कहूँ तो ये दोनों इक्वल बात नहीं है, ये इक्वल ही नहीं है, दो भी इनमें से इक्वल नहीं है, सब अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, जैसे कि अब हम ये कह सकते हैं, एक बार मैं इसको क्लीन कर देती हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। ठीक है, तो अगर मैं इसको बुके कहूँ, चलिए इसको एक मिनट के लिए बुके नहीं कहते, पेटल्स, ये हमारे अगर पेटल्स हैं, ठीक है, ये पेटल्स हैं, पेटल्स आर द पार्ट ऑफ, इसका पार्ट है, ये क्या है, इसका पार्ट है ना, ये फ्लावर्स, फ्लावर्स का क्या पार्ट है, पेटल, और फ्लावर किसका पार्ट है, बुके का, है कि नहीं? आ रही बात समझिए, बुके किससे बना है, बुके के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, ये फ्लावर्स हो गए, और फ्लावर्स में बहुत सारे पेटल्स हो गए।
आई थिंक इट इज़ टोटली क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि क्या कहने का मीन्स है. I mean to say petals are the part of flowers and the bunch of flower is called bouquet. This can be represented as this one, as you can see here. इस हमारे डायग्राम में शो हो रहा है. Hence option D is the correct answer for that question. Shall we go to the next question? I think we have to go. Okay, let's read it. What is our next question? Which of the following diagrams indicates the best relation amongst teachers, parents and guardians? मोस्टली आपको इस टाइप के क्वेश्चंस ही नज़र आएंगे इसमें. ठीक है, तो अभी हमने क्या बताना है इनमें टीचर्स, पेरेंट्स, गार्डियंस. क्या समझ में आता है इसको पढ़ने के बाद, इन डायग्राम्स को देखने के आफ्टर? क्या ये वाला हो सकता है, ये वाला हो सकता है, ये या फिर ये वाला? विच वन कैन बी? एनी वन कैन बी. सबसे पहले देखो इनमें कॉमन क्या है. ठीक है, आपस में इनका कोई रिलेशन है, कोई लिंक किसी टाइप का होगा तो सही ऑफ कोर्स. अदरवाइज़ ये देखो, अगर ये टीचर्स है तो ये पेरेंट्स हैं, ये गार्डियंस है. बट आपको पता है गार्डियंस कौन होते हैं? वो पेरेंट्स भी हमारे गार्डियंस हो सकते हैं. और अदरवाइज़ हम हॉस्टल में रह रहे हैं या अपनी सिटी से कहीं दूर रह रहे हैं, कोई बुआ के पास रहने चाहता है, कोई मामा के घर रहने चाहता है, तो वहाँ स्टडी करते हैं. नियर बाय जो कॉलेजेस, स्कूल्स वगैरह होते हैं, किसी को कहीं इंटरेस्ट होता है, तो जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है वहाँ सिग्नेचर, जो भी स्कूल में कुछ भी किसी टाइप का कुछ भी देना होता है, हम रेंट पे रहते हैं कहीं जाके, तो वहाँ पे हमारी जो गारंटी लेता है, तो स्कूल की आपकी एल्मनेक मीन्स डायरी वगैरह में कुछ आपकी सिग्नेचर करने हैं तो गार्डियन वगैरह उस टाइम राइट नाउ कर सकता है, राइट दैट टाइम, बिकॉज पेरेंट्स आर नॉट अवेलेबल देयर ऑफ कोर्स दैट टाइम. तो फिर गार्डियंस वो होते हैं जो आपको गार्ड करते हैं एक तरह से. इंस्टीड ऑफ, मतलब पेरेंट्स की जगह नहीं ले सकते, बट इंस्टीड ऑफ पेरेंट्स वो उस टाइम अवेलेबल होते हैं. पीटीएम भी ऑफ कोर्स वो अटेंड कर सकते हैं, गार्डियंस भी आपके, तो वो लाइक पेरेंट्स ही होते हैं, ये कह सकते हैं. ठीक है, तो वो पेरेंट्स से कम नहीं है, ना ही वो पेरेंट्स से ज़्यादा हैं, तो ये तो हो ही नहीं सकता. ठीक है, तो सेम इज़ विद दैट ऑल्सो, कि इसको टीचर कहोगे, इसको टीचर करोगे, कि इसको किसी को भी कोई कम ज़्यादा नहीं हो सकता. एंड सेम विद दैट कांट बी पॉसिबल, कांट बी पॉसिबल. ऑफ कोर्स दी थ्री आर इक्वली इम्पॉर्टेंट, क्योंकि गार्डियंस पेरेंट्स भी हो सकते हैं. जैसे अगर मैं इसको पेरेंट्स कहती हूँ तो ये गार्डियंस भी हो सकते हैं. पेरेंट इतना इतना पार्ट तो वो प्ले करते ही हैं. ठीक है, अदरवाइज़ पूरे के पूरे गार्डियंस हो सकते हैं. ऐसे ही टीचर्स बहुत बड़ा वाइटल रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में, तो इक्वली ही तीनों इम्पॉर्टेंट होते हैं. इनका इक्वल साइज है, एज यू कैन सी हियर. ऑल थ्री क्लासेस आर रिलेटेड टू ईच अदर. दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज टीचर्स, किसी को भी बोल सकते हो आप, इनको गार्डियंस कह सकते हो, बिकॉज दीज थ्री आर ऑफ सेम साइज. ठीक है, एंड दिस कुड बी पेरेंट्स. तो अभी हमें क्या समझ में आया? हमें समझ में ये आया ऑल थ्री क्लासेस, these three classes, this one and these one are related to each other. This can be represented as like that. So we can see that option B is the correct answer for that question. Shall we do the next question? Let's go to the next question now. What is that? Here that is. Which of the following diagram indicates the best relation amongst parrot, bird, cat? अभी थोड़ा सा डिफरेंट आना स्टार्ट हो गया है. मीन्स जो पैरट है वो, ये दोनों आपस में लिंक रखते हैं. ठीक है, बट कैट, कैट क्या है? कैट तो ना बर्ड है ना पैरट से उसका कोई आपस में, इन दोनों से कोई रिलेशन नहीं है इनका. नो वन, नॉट इवन विद दिस और दैट. दोनों में से किसी के साथ इसका कोई लिंक नहीं है, ना इसके साथ ना इसके साथ. तो फिर क्या करें? फिर ये करें कि पहले इसको इरेज करते हैं. ठीक है, अब इसको सॉल्व करने की ट्राई करते हैं. ऑफकोर्स सॉल्व करते हैं, नो डाउट. ऑल पैरट्स आर बर्ड्स, बट कैट इज़ इन अ सेपरेट कैटेगरी. दिस इज़ इन द सेपरेट कैटेगरी. सो ये तो हो नहीं सकता. तो अब जैसे ये वाला नहीं हो सकता, ठीक है, कांट बी, और ये वाला
हाउ दैट कैन बी, इक्वली थोड़ा ना है ये। तो अभी हमने किया है, जैसे ऊपर वाले में इक्वली इम्पॉर्टेंट रखते थे, इम्पॉर्टेंस थी इनकी, तो हमें हमने ये किया। बट इस केस में ऐसा नहीं है, ये इक्वली इम्पॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, मतलब इक्वली एक दूसरे के साथ इनका रिलेशन, इनमें कॉमन कुछ भी नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, अब इनमें से कौन सा कैट का किसी से कोई लिंक है? अगर मैं इसको कैट कहूँ, इसको ये कहूँ, किसको कैट कह सकती हूँ? कैट का इन दोनों में से कोई लिंक नहीं है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। बट ये अगर मैं बर्ड्स कहूँ और इसको पैरट बोलूँ, ठीक है, इसको बोलूँ बर्ड, ठीक है, और इसको मैं कह दूँ पैरट, थोड़ा सा स्टाइलिश लिखा गया बट इट्स ओके आई थिंक, ठीक है। और जो हमारा ये वाला है, अगर मैं इसको कह दूँ कैट, इज़ देयर एनी प्रॉब्लम विद दैट इफ़ आई विल कॉल इट एज अ कैट, बिकॉज इसका इनसे कोई लिंक नहीं है इन दोनों से, जैसे कि हम इसमें देख रहे हैं। सो व्हाट डिड वी ऑब्जर्व फ्रॉम देयर? that question actually we observed that all parrots are birds but cat is in a separate category. So we can see that this can be represented as, this can be birds, all birds are means सभी को birds अगर मैं ले लेती हूँ तो पैरट्स इनमें होते हैं, ये पैरट्स की तरह हो गया, एंड दिस वुड बी अ कैट, जैसे ये रिप्रेजेंट कर रहा है डायग्राम। So we can see that option B is the correct answer for that question. तो चलिए, अगर आपको पसंद आया है ये क्वेश्चन तो एक लाइक तो बनता है बॉस, यस, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं गाइस, और आपको वेन डायग्राम के और भी क्वेश्चन चाहिए, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है। और सब्सक्राइब चैनल को कर दोगे तो उससे क्या होगा, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी वेन डायग्राम के क्या लॉजिकल रीजनिंग के आपको बहुत सारे क्वेश्चन अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। इसके लिए कोई आपकी एज लिमिट नहीं है कि अच्छा मैंने लिखा हुआ है क्लास 6, बट वेन डायग्राम या कोई भी लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप फोर्थ के स्टूडेंट भी हो तब भी आप इनको कर सकते हो, अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो आगे के लिए आपके लिए ईजी हो जाएगा। ऑफकोर्स 4th 5th तक के 6th तक के बच्चों के लिए बहुत ईजी हो जाता है, बट आगे बड़ी क्लासेस के लिए मैंने पजल टेस्ट डाल रखी है, आप पजल टेस्ट भी उसमें से कर सकते हो। तो आई मस्ट से दैट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दीज ऑल क्वेश्चंस, एंड फॉर फर्दर क्वेश्चन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। आपको ढेर सारी बहुत सारा मटेरियल वहाँ मिलेगा इस चैनल पे, ऑफ योर ओन चैनल धृति संग सीखो, यस, योर ओन चैनल धृति संग सीखो। Thank you so much. Subscribe my channel, like it, share it with your friends. Till then, for next video, we will meet soon. Till then, goodbye. Thank you.